हेलो एवरीवन। आज हम एक खास विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक है, इंडिया एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी में भारत की अस्थायी जो सदस्यता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ है अभी रिसेंटली 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से इंडिया ने अपना टेन्योर, अपना टाइम पीरियड स्टार्ट कर दिया है यूएनएससी के एक नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में। ठीक है, अस्थायी सदस्य जिसको बोला जाता है, अस्थायी या फिर गैर स्थायी। ठीक है, नॉन परमानेंट। तो ये आजकल इसीलिए न्यूज़ में है और हम इसको देखेंगे। 1 जनवरी से ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। अब जैसे कि बात हो रही है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो इसमें हमको एक नाम आता है, एक संघ का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, यूएन। ठीक है, इसको पूरा नाम बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस और इसको शॉर्ट में यूएन बोल देते हैं। तो यूएनओ या फिर यूएन एक ही बात है। ठीक है, तो जानेंगे आज हम यूएन के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा, उसके बाद हम हमारे डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। ये 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में यूएनओ की स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है जिसको हिंदी में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब अगर हम इसके इतिहास पे जाएं कि किस तरीके से शुरुआत होती है यूएनओ की, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध हमारा ख़त्म हो गया 1914 से 1918 में चल के, तो एक संस्था बनाई गई उस टाइम पे जिसको बोला जाता है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इस संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव था दूसरे विश्व युद्ध को ना होने देना। ठीक है, मेन उद्देश्य यही था इसका। उस समय यूएसए के राष्ट्रपति रहे वुड्रो विल्सन थे, उनके कहने पे उनने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया और ये लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, गठित किया गया 1920 में। ठीक है, अब 1900 जब इसका मेन उद्देश्य था दूसरा विश्व युद्ध नहीं होना, उसके बाद भी दूसरा विश्व युद्ध हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इस लीग ऑफ नेशंस की जो एग्जिस्टेंस था उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे। तो ये जब यही चीज़ें सामने आई कि आपका जो मेन उद्देश्य था आप उसको पूरा करने में असफल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो लीग ऑफ नेशंस था, इसका अगर कोई सदस्य बनना चाहता है, यूएसए का दिमाग था ये, यूएसए इसको लाना चाहता था। ठीक है, तो अगर कोई इसका सदस्य बनना चाहता है कोई भी देश, तो उसको अपने संसद भवन में, अपने संसद में, अपने पार्लियामेंट में इस वाले प्रस्ताव को पास करवाना पड़ेगा कि हाँ आप इस लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। यूएसए जो कि संस्थापक रहा लीग ऑफ नेशंस का, अपने ही पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव को पास कराने में असफल रहा, तो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर उठे। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या था बहुत ज़्यादा इसके नहीं अभी तक एक्सटेंड होने का, कि दूसरा विश्व युद्ध हो जाना। जब जर्मनी ने हमला स्टार्ट किया, पोलैंड पे किया, फ्रांस पे किया, फिर रशिया पे भी किया, तो लीग ऑफ नेशंस ने बहुत ज़्यादा बीच में इंटरवीन नहीं किया, दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हो गया। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी उसमें अलाइड पावर्स थी, उन लोगों ने मिलके सोचा कि हम एक नया संघ बनाएंगे जिसका बेस तो ये लीग ऑफ नेशंस ही रहेगा, पर हम उसको एक नए रूप से विश्व में बहुत व्यापक ढंग से पेश करेंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये दी थी उस समय यूएसए के राष्ट्रपति रहे रूजवेल्ट ने, उन्होंने ये टर्म दी थी। वहाँ से हमको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक पूर्ण रूप से
जिसका बेस था लीग ऑफ नेशंस, उसका एक नए रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें प्रेजेंट अगर हम आज की बात करें तो 193 मेंबर्स हैं, मतलब 193 सदस्य जो हैं, देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। लास्ट जो देश इसका सदस्य बना है वो है साउथ सूडान, याद रखिएगा आप ये। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखेंगे कब स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका पूर्वज संस्था अगर हम किसी को बोलें तो वो है लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना 1920 में की गई और टोटल मेंबर्स इसमें अभी हैं 193। अब ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, जो संयुक्त राष्ट्र है, इसके टोटल 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर टोटल संख्या की बात करें तो इसमें टोटल 6 अंग हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग जो है इसका वो है द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका डिस्कशन आज हमारे टॉपिक में हम आगे करेंगे। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है जिसको सुरक्षा परिषद। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसको। दूसरा अंग जो है, दूसरा हिस्सा जो है इसका वो है जनरल असेंबली, जिसको बोला जाता है महासभा। ठीक है, इस महासभा में ही जो 193 सदस्य मैंने आपको बताए थे, ये किसी भी यूएन के किसी भी प्रस्ताव पे ये लोग यहाँ वोट करते हैं। इसके बाद जो तीसरा अंग है वो है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, विश्व भर में सामाजिक क्या स्थिति है लोगों की या देशों की, वो मॉनिटर करता है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली काउंसिल। इसके साथ ही आर्थिक हालात क्या हैं। ठीक है, चौथा अंग है इसका द सेक्रेटेरिएट, सचिवालय जिसको बोला जाता है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं यूएन के, वो यहीं सचिवालय में होते हैं। इसके बाद पांचवा अंग है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हम जिसको बोलते हैं। इसमें 15 जज होते हैं, जिनका जो कार्यकाल है वो 9 वर्षों का रहता है। ठीक है, कोर्ट है ये, इसका काम क्या है? इंटरनेशनल मुद्दों पे अपने फैसले देना। और एक लास्ट अंग जो है इसका वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास भी जिसको कहा जाता है। आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, सुरक्षा परिषद जिसको बोलते हैं। तो देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली है क्या? सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण अंग है। कब हुई इसकी स्थापना? 1945 में। देखिए, जैसे अलग अलग देश होते हैं, उनका एक संविधान होता है, संविधान के बेस पे यहाँ पे किस प्रकार कामकाज किया जाएगा ये डिसाइड किया जाता है। ऐसे ही यूएन का जो संविधान है उसको बोला जाता है चार्टर, रूल बुक भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूएन के चार्टर के बेस्ड पे सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1945 में ही। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में। और इसका एम क्या है? किस लिए स्थापित किया गया इसको? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा है या नहीं है, ये देखना किसका काम है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। कहीं आतंकवाद तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई एक देश दूसरे देश को ऊपर जुल्म अत्याचार तो नहीं कर रहा है, कहीं बेवजह युद्ध होने की संभावना तो नहीं है, ये सब देखना काम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये इसका बेसिक एम है। अब अगर हम देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो यूएनएससी में टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 + 10।
ये 5 सदस्य जो होते हैं ये होते हैं परमानेंट मेंबर्स। स्थायी सदस्य जिनको बोला जाता है, इनका जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है वो अनंत है, कभी खत्म नहीं होता। ये हैं उन 5 देशों के नाम, ठीक है। चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। यही जो थे ये मुख्य संस्थापक देश थे यूएनओ के, और यही परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएनएससी के। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी यही 5 देश हैं। हम इनको अभी वर्ल्ड मैप पे देखेंगे। 5 सदस्य बताया अभी मैंने आपको कौन कौन से। ये हो जाता है रशिया, ये चाइना, ये हो जाता है हमारा यूके, फ्रांस, ये जो रीजन है ये भी फ्रांस के अंडर ही आता है, और ये हो जाता है हमारा यूएसए। तो मैप इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप लोग मैप से अच्छी तरह इनकी लोकेशन याद रख सकें। 2 बार ये मैप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कौन से 5 परमानेंट सदस्य हैं, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस और यूएसए। अब ये 5 सदस्य तो हो गए इसमें परमानेंट। 5 के बाद मैंने आपको टोटल 15 सदस्य बताए थे। 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट, अस्थायी बोला जाता है जिनको। ये नॉन परमानेंट जो सदस्य हैं इनका जो टाइम पीरियड है, जो उनका कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है वो फिक्स होता है 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद ये जो नॉन परमानेंट सदस्य हैं ये वहाँ से हट जाते हैं, इनकी जगह दूसरे सदस्य देश यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष इलेक्शन होता है, जो 193 देश कंट्रीज जो हैं वो चुनते हैं कि कौन इसका मेंबर्स यहाँ पे आगे बनेगा। प्रत्येक वर्ष 5 मेंबर्स की जगह खाली होती है। इसमें मेंबर्स का मतलब यहाँ पे देशों से है, ठीक है। 5 मेंबर्स की जगह यहाँ पे खाली होती है और वो 5 मेंबर्स यहाँ पे रिप्लेस कर दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। जो 5 मेंबर आ गए 5, और जो पहले से 5 थे 10 हो गए। ये 10 सदस्य अगले 2 साल तक रहेंगे, या जो 5 आए हैं इस वर्ष, जो 5 नए आए हैं वो अगले 2 साल तक रहेंगे, और पिछले वर्ष जो 5 आए थे वो अगले 1 साल तक रहेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष 5 नए सदस्य जुड़ते हैं और 1 सदस्य का कार्यकाल इसमें 2 वर्ष होता है। कौन से? अस्थायी सदस्य जो हैं, और जो स्थायी सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो उसमें अनंत तक है, ठीक है। किस बेस पे चुने जाते हैं? ये रीजनल बेस पे, अलग अलग रीजनल से, जैसे कि हमारा ईस्टर्न यूरोप हो गया, अफ्रीका वाला रीजन हो गया, एशिया वाले रीजन हो गया। रीजन के बेस पे वहाँ से कुछ देशों को चुना जाता है, फिर चुनाव होता है। चुनाव में जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो यहाँ का सदस्य बन जाता है नॉन परमानेंट। परमानेंट फिक्स है। अब क्या डिफरेंस है नॉन परमानेंट और परमानेंट सदस्यों में? सबसे बेसिक डिफरेंस तो उनके कार्यकाल का ही है। इनका कार्यकाल फिक्स है, उनके कार्यकाल केवल 2 वर्षों का होता है। दूसरा दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है वीटो पावर। अब यूएनएससी का कोई भी प्रस्ताव है तो उसके अंदर वोटिंग होती है पहले जनरल असेंबली में। जनरल असेंबली में मैंने आपको बताया 193 देश हैं, ओके। और इसमें से 2/3 देश अगर किसी बात पे अग्री होते हैं तो वो प्रस्ताव जनरल असेंबली में पारित हो जाता है। तो 128 सदस्यों का वोट्स कम से कम चाहिए होता है। अब यहाँ पे होगी वोटिंग। उसके बाद अगर कोई यूएनएससी का इससे रिलेटेड मामला है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो आएगा और यहाँ पे भी लोग अपने विचार रखने के बाद अपने डिसीजन देते हैं, यूनानिमसली अग्री हैं या फिर नहीं अग्री हैं। तो 15 देशों की वोटिंग होती है, जिसमें से कम 9 देश, अगर उसको 9 सदस्य सपोर्ट करेंगे तभी वो रेजोल्यूशन यहाँ पे पारित किया जाएगा, ठीक है। अब 9 के 9 सदस्यों ने वो प्रस्ताव यहाँ पे पारित कर भी दिया। 9 भी अगर हम छोड़ें तो जो 10 परमानेंट थे उन्होंने बोला कि हाँ हमें मंजूर है, ओके। और जो 5 परमानेंट सदस्य हैं उसमें से अगर किसी एक ने भी बोल दिया नो मीन्स कि हमें ये मंजूर नहीं है,
ठीक है। अगर जो 15 सदस्य हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, इन 10 लोगों ने किसी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दिखाई और इस 5 में से 4 लोगों ने अपनी मंजूरी उस प्रस्ताव को दिखाई, और कोई भी एक देश, कोई भी एक सदस्य इन 5 में से अगर बोलता है कि नहीं हमें मंजूर नहीं है, तब तक वो प्रस्ताव, वो रेजोल्यूशन पूर्ण रूप से पारित नहीं किया जाएगा। यही होती है इन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो मना हो जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है परमानेंट और नॉन परमानेंट के सदस्यों में। भारत जो है अब इस समय 8वीं बार सदस्य बना है अस्थायी रूप से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, 8वीं बार। ठीक है, इससे पहले बना था 2011-2012 में, और अभी फिर से 2021 में। जून 2020 में चुनाव हुए थे इसके, और उन चुनावों में 184 वोट्स भारत के आउट ऑफ 192, 184 वोट्स जो हैं वो भारत के सपोर्ट में पड़े थे। कौन से? वही 193 देश जो होते हैं जो जनरल असेंबली में वहाँ वोटिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे सदस्य चुन के आते हैं। तो याद रखिएगा 184 वोट्स भारत को उसमें मिले हैं। अब हर वर्ष मैंने जैसे कि आपको पहले बताया 5 नए सदस्य जुड़ते हैं, अस्थायी सदस्य जुड़ते हैं 5 नए। इस वर्ष 2021 से 1 जनवरी से जिनका कार्यकाल शुरू हुआ है, वो 5 नए सदस्य, जो 5 नए देश हैं उनके नाम हैं इंडिया, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको। ये 5 जो अभी आए हैं नए, और ये आने वाले अगले 2 वर्षों तक रहेंगे। 10 होते हैं अब टोटल। ये वो 5 हैं जो पिछले साल सिलेक्ट होके आए थे। कौन? एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम। तो ये अभी 10 नाम आप लोग याद रखिएगा, किसी एग्जाम में अभी पूछा जा सकता है, अगर करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन अगर यहाँ से बन सकता है एक, कि इनमें से कौन सा अभी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, अभी हमको 2 चीज़ें पता चली हैं कि यूएनएससी में हमारे पास 2 अलग अलग प्रोविज़न हैं। एक परमानेंट सदस्य होना और दूसरा नॉन परमानेंट सदस्य होना। ठीक है, परमानेंट में हमने जैसे कि अभी आपको बताया चाइना, रशिया हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया और फ्रांस हो गया। ये 5 सदस्य हैं। नॉन परमानेंट में 2-2 साल बाद चुनाव होते जाते हैं। ठीक है, अब इंडिया जो है, हमारा जो देश है भारत, इंडिया काफ़ी समय से अपना क्लेम कर रहा है यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए, कि आप भारत को भी एक स्थायी रूप से सदस्यता प्रदान कीजिए सुरक्षा परिषद में। ठीक है, ये भारत चाहता है। भारत क्या क्या तर्क देता है कि उसको ये स्थायी रूप से सदस्यता क्यों चाहिए इसमें? तो भारत कहता है, देखिए, एक तो हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, संस्थापक सदस्य हैं किसके? सुरक्षा परिषद के, और हमारे संयुक्त राष्ट्र के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। सबसे पहली बात जो भारत कहता है, इसलिए हमको चाहिए। दूसरा, हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर अभी हम थोड़ा 1 साल वाला अगर जो टाइम पीरियड है कोविड की वजह से, जहाँ लगभग हर देश में इकोनॉमिकली सफ़र करना पड़ा है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भारत काउंट किया जाता है। ठीक है, तीसरा रीज़न जो भारत देता है वो देता है, हम पूरे विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब पॉपुलेशन वाइज इंडिया जो है 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड देश है। सबसे पहले चाइना है, पर चाइना एक लोकतांत्रिक राज्य तो नहीं है। तो भारत कहता है हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है।
चौथा तर्क जो भारत देता है वो देता है हम सबसे ज़्यादा शांति की अपील करते हैं पूरे विश्व में। ये भारत कहता है। भारत के ऊपर कभी भी ऐसे आरोप नहीं लगे हैं अभी तक कि भारत ने हिंसा फैलाई हो या फिर आतंकवाद को बढ़ावा दिया हो। और शांति रखना और सुरक्षा, लड़ाई झगड़े, युद्ध ना होना, इसमें भारत अव्वल नंबर पे आता है। ये भारत अपने यहाँ पे तर्क देता है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप हमको यूएनएससी में, यूएनएससी से वो परमानेंट मेंबरशिप मांगता है। ये रीज़न इंडिया अपनी साइड से देता है। ठीक है, अब परमानेंट अगर मेंबरशिप आपको चाहिए, आपको पूरे विश्व से सपोर्ट मिल भी गया, जो 193 मेंबर्स है वहाँ से आपको सपोर्ट मिल भी गया, तो आपको यूएनएससी में वो प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा। और यूएनएससी में जो वीटो पावर है जिन 5 देशों के पास, वो सब भी आपका सपोर्ट करेंगे, तभी जाके भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी। भारत को परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के बीच में सबसे बड़ा हर्डल जो पड़ता है वो है चाइना। सबसे ज़्यादा बवाल खड़ा करता है चाइना। एक बार को वो बाकी जो चारों देश हैं, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया होगा, वो लोग मान भी जाएं, चाइना कभी भी सपोर्ट नहीं करता है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप के लिए। क्या तर्क दिए जाते हैं किस रीज़न से भारत को परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी जा रही है? इसमें सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये बोला जाता है कि अभी तक कोई भी नया परमानेंट मेंबर नहीं जुड़ा है, तो हम ये सदस्यता भारत को कैसे दे दें। ठीक है, इसके बाद चाइना जो है वो बहुत ही अच्छा मित्र अपना दिखाता है, किसका? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे से जानता है, अगर यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल गई तो वो अपनी वीटो पावर का यूज़ करते हुए जम्मू एंड कश्मीर का पूरा हिस्सा पाकिस्तान से ले लेगा। तो सबसे ज़्यादा चाइना को अगर कोई रोक रहा है वो उसका बहुत अच्छा दोस्त कहा जाने वाला पाकिस्तान। किस लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, इसके बाद चाइना ही जो है वो नहीं चाहता कि एशियन रीजन में, अगर हम एक बार को रशिया को इग्नोर करें यहाँ पे, तो चाइना नहीं चाहता कि एशियन रीजन में कोई भी उसके लेवल का या उससे ज़्यादा पावरफुल देश बन के उभरे। इंडिया को तो बिल्कुल नहीं चाहता। चाइना एक तर्क और देता है एनपीटी। एनपीटी एक ट्रीटी है जिसको बोला जाता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी को आगे कई गुना तेज़ी से बढ़ाना, रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, यही हमारा कहता है मल्टीप्लिकेशन करके कई गुना चीज़ों को बढ़ाना। ठीक है, एनपीटी एक ट्रीटी है जिसको अगर कोई देश साइन करता है तो वो इस बात को मानेगा कि हम अपने देश में किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन हो गया या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी, इसको बढ़ावा नहीं देंगे। भारत जो एक परमाणु देश है, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो भारत ने ये वाली ट्रीटी साइन नहीं की है। और जो चार्टर है यूएन का वो यही कहता है अगर आपको इसकी सदस्यता चाहिए तो आपको इस वाली संधि पे साइन करना पड़ेगा, अग्री करना पड़ेगा। भारत इसको साइन नहीं करता है। इस संधि के अकॉर्डिंग जो बाकी 5 देश हैं सिर्फ वही अपने परमाणु की जो भी उनके पास चीज़ें हैं जैसे वेपन्स हो गए, जो टेक्नोलॉजी होगी उसको आगे उसको बढ़ावा दे सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं देगा। ये वाली संधि भारत ने साइन नहीं की है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने भी नहीं की है, इजराइल ने भी नहीं की है। ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा सदस्यता डिमांड नहीं कर रहे। अब भारत क्या कहता है इस पॉइंट पे? भारत कहता है कि हम जो हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको हम किसी भी उस देश के ऊपर यूज़ नहीं करेंगे। पहले तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, जिसके पास है ही नहीं वो तो हम पे हमला कर ही नहीं सकता।
अगर किसी देश ने बाई चांस हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया, कौन करेगा? जिसके पास हैं, एक तो 5 वो सदस्य हो गए परमानेंट, दूसरा इजराइल पाकिस्तान वगैरह हो गए। इजराइल करेगा नहीं, पाकिस्तान का कुछ भरोसा नहीं। तो इंडिया कहता है कि हम नहीं किसी के ऊपर पहले हमला करेंगे, हमने बस ये अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए हम इस संधि को साइन नहीं कर सकते हैं। ये वाली बात, एनपीटी वाली बात जो है वो बार बार लाता है चाइना। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें, क्या भारत को एक परमानेंट मेंबरशिप वहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो अगर इसको कंक्लूजन करके देखा जाए तो ये वाला जो रास्ता है ये बहुत मुश्किल अभी नज़र आता है। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी या बहुत आसानी से सदस्यता मिल जाएगी। अगर वो 4 देश जो हैं, 4 सदस्य जो हैं, यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, अपना सपोर्ट दे भी दें, फिर भी चाइना हमेशा अपना वीटो पावर यूज़ करके उसको परमानेंट सदस्यता नहीं दिलाएगा भारत को। यूके ने एक बार कहा था कि हम आपको परमानेंट मेंबरशिप दे देंगे यूएनएससी की, पर हम आपको वीटो पावर नहीं देंगे। और इंडिया या कोई भी अन्य देश जो है वो परमानेंट सदस्यता सिर्फ और सिर्फ वीटो पावर के लिए चाहेगा। ठीक है। चाइना को बहुत ज़्यादा रोक रहा है पाकिस्तान रोक रहा है जम्मू एंड कश्मीर की वजह से। तो नई नई चीज़ें पाकिस्तान और चाइना दोनों यहाँ पे बताते रहते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।